हाय स्टूडेंट्स, सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर साउंड एंड साउंड चैप्टर में से जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो रेजोनेंस क्या होता है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं एंड एक स्टूडेंट का भी यहाँ पे डाउट क्वेश्चन है, उसको भी मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। सो बेसिकली रेजोनेंस से रिलेटेड जितने भी सवाल तुम्हारे बोर्ड में आ सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये टॉपिक हम वन शॉट में यहाँ पे कवर कर देंगे पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सो रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन का, जहां पे तुम्हारा एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। जैसे सपोज करो, मान लो दो ट्यूनिंग फॉर्क तुमने लिए, एक ट्यूनिंग फॉर्क को तुमने ऐसे बीट कर दिया और वो बजने लगा, फिर उसके बाद दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क जो उसके सामने रखा है वो भी अगर सेम फ्रीक्वेंसी का होगा तो वो भी वाइब्रेट करने लगेगा। तो जब एक चीज के वाइब्रेशंस की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे वाइब्रेट करने लगता है विद सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तब यहाँ पे इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो अगर इसको हम समझें तो यहाँ पे जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो हमने ट्यूनिंग फॉर्क को बीट किया था, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हमारा अगर दूसरे वाले ट्यूनिंग फॉर्क के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तब वहां पे कॉज होता है रेजोनेंस। सो यहां से हमारा रेजोनेंस का क्या डेफिनेशन निकल के आता है, दैट रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन and when the frequency of externally applied periodic force on a body is equal to its natural frequency। वही चीज है, एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी हो, यानी कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हो, वो तुम्हारे बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे कॉज होता है रेजोनेंस। बॉडी तुम्हारी स्टार्ट करने लगती है टू वाइब्रेट विद इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड, ज्यादा तेज से बॉडी वाइब्रेट करेगी। सो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल वही जो ट्यूनिंग फॉर्क वाला केस हमने लिया था, एक ट्यूनिंग फॉर्क और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है। मान लो हमारा फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क, दोनों ही ऐसे अटैच्ड हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे हिट किया तो ये वाइब्रेट करने लगा विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसको तुम फ्री वाइब्रेशन से नेचुरल वाइब्रेशन कह सकते हो, तो यहाँ पे ये वाला नेचुरल वाइब्रेशन से अपना वाइब्रेट करने लगेगा, या फिर इसको तुम डैम्प्ड वाइब्रेशन भी कह सकते हो। थोड़े समय के बाद इसकी वाइब्रेशन यहाँ पे कम होने लगेंगी। तो यहाँ पे जो पहला वाला वाइब्रेशन होगा जो इस वाले ट्यूनिंग फॉर्क में होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, या फिर इसको हम डैम्प्ड वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। दोनों ही आंसर सही होंगे यहाँ के लिए, डैम्प्ड वाइब्रेशन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं इसको बताता चल रहा हूँ साथ में। सो डैम्प्ड वाइब्रेशन भी बता सकते हो, फ्री वाइब्रेशन, दोनों ही सही है यहाँ के लिए। तो ये वाला इस तरह वाइब्रेट करेगा, इसकी वजह से जो आसपास की एयर है वो भी वाइब्रेट होगी, एंड जैसे ही वो वाइब्रेशन सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क तक पहुंचेंगे, अगर यहाँ पे कंडीशन है, इफ अगर इसका भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगा, इफ सेम फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया है, हर यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क का अपना अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा इस वाले की तरह, सेम साइज के होंगे, सेम मटेरियल के होंगे, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, तो ये भी वाइब्रेट करने लगेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा विद इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड। जितनी तेजी से ये वाइब्रेट कर रहा है, ये भी सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा, एंड इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क became equal to the natural frequency of this tuning fork, ये चीज होती है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्यूनिंग फॉर्क बना के दे देगा एंड पूछेगा स्टेट द फिनोमिना, तो कौन सा फिनोमिना हो गया, रेजोनेंस। डेफिनेशन अगर पूछेगा डेफिनेशन लिख दोगे। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और टाइप्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेजोनेंस पे जब भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं चार टाइप्स का आएगा, या तो ट्यूनिंग फॉर्क का सवाल, बट ये बहुत ज्यादा ईजी होता है तो थोड़ा रेयरली पूछा जाता है एग्जाम में। एक तुम्हारा पेंडुलम वाला क्वेश्चन होता है, अभी हम आगे पेंडुलम वाला भी सवाल कर रहे होंगे। फिर इसके बाद तुम्हारा एयर कॉलम के ऊपर बेस्ड सवाल पूछा जाता है, डायग्राम बेस्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जहां पे टेस्ट ट्यूब में ऐसे पानी भर दिया जाता है एंड फिर तुमसे पूछा जाता है कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में रेजोनेंस होगा। तो इसका भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, वहां पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, एंड यही एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा था तो इसको भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसके ऊपर भी सवाल आता है कि जब एक तार को ऐसे स्ट्रेच किया जाता है तब उसमें किस टाइप से रेजोनेंस होता है। आगे यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क का मैंने क्लियर कर दिया कैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं पेंडुलम का। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, टू पेंडुलम सी एंड डी, यहाँ पे दो पेंडुलम सी एंड डी है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे पेंडुलम सी इज मेड टू ऑसिलेट बाय डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो हमने क्या किया, पेंडुलम सी को ऑसिलेट करा दिया आगे पीछे इस तरह। तो यहाँ पे सी वाला पेंडुलम मूव करने लगेगा एंड उस वाले वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये हमने किया है, या तो हम इसको फ्री वाइब्रेशन बोल सकते हैं, और ज्यादा बेटर तरीके से अगर तुम्हें इसे बोलना है तो यहाँ पे तुम इसको बोलोगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड क्यों, बिकॉज एक बार जब तुम इसको मूव करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा मूव करता रहेगा, ये धीरे धीरे इसका वाइब्रेशन कम होता रहेगा।
तो जब ऐसा कोई केस होता है ना, पहले चीज अच्छे से मूव कर रही है, फिर समय के साथ धीरे धीरे एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो इसको तुम डैम्प्ड वाइब्रेशन भी कह सकते हो। तो इसके ऊपर आगे सवाल भी है, अभी मैं आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। पेंडुलम सी इज मेड टू ऑसिलेट, ये तो हो गया। इट इज सीन दैट डी ऑल्सो स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो जब हमने ऐसा किया, हमने सी को मूव किया, तो हमने देखा डी वाला पेंडुलम जो इसी वायर के साथ आगे अटैच था, ये भी धीरे धीरे मूव करने लगा। ठीक है, इसको तो हमने मूव किया भी नहीं था, तो ऐसा जादू हुआ, डी भी मूव करने लगा। सो यहाँ पे ये डी वाला जो पेंडुलम है ये क्यों मूव किया, इसका रीजन हमसे आगे पूछा गया होगा। सो देखते हैं एक एक पार्ट। सो यहाँ पे पहला पार्ट हमसे बोला गया है दैट नेम द टाइप ऑफ ऑसिलेशन सी विल एग्जीक्यूट। तो सी वाले का मैंने तुम्हें क्लियर किया, क्योंकि सी वाले को हमने मूव किया है, हमने उसको मूव कराया है, तो इसलिए हम उसके वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन बोल सकते हो, या फिर तुम डैम्प्ड वाइब्रेशन बोल सकते हो ज्यादा एक्यूरेट होने के लिए। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही है सी वाले के लिए। या तो तुम बोलोगे सी वाला क्या कर रहा है, फ्री वाइब्रेशन, ये भी आंसर तुम्हारा बोर्ड एक्सेप्टेड है। एंड इसके अलावा तुम बता सकते हो डैम्प्ड वाइब्रेशन। गलती से भी फोर्स्ड मत लिख देना, फोर्स्ड वाइब्रेशन नहीं है, तुम लगातार वहां पे पीरियोडिक फोर्स नहीं लगा रहे हो। तुमने क्या किया, एक बार पेंडुलम को ऐसे पकड़ के छोड़ दिया एंड वो फ्री वाइब्रेशन अपना करने लगा। एंड ज्यादा एक्यूरेटली अगर बोलोगे तो वहां पे हवा की वजह से उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे कम भी होगा, तो इसीलिए सी के वाइब्रेशन को हम बोलेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन, बिकॉज पहले तो वो पूरा ऐसे ऑसिलेट करेगा, फिर उसके बाद धीरे 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 उसका ऑसिलेशन कम होता जाएगा, इसीलिए डैम्प्ड वाइब्रेशन ज्यादा एक्यूरेट है। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट हमसे या सेकंड पार्ट बोला गया है, नेम द टाइप ऑफ ऑसिलेशन डी विल एग्जीक्यूट। अब डी वाला कैसा एग्जीक्यूशन करेगा, तो डी वाला यहाँ जो पेंडुलम है ये शॉर्ट है। अगर यहाँ पे देखो इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी कैपिटल एल मान लो, तो इसकी लेंथ अलग है, इसकी स्मॉल एल है, कुछ कम है इससे, तो यहाँ पे एल इज ग्रेटर देन एल, सीधी सी बात है, लेंथ अलग अलग है। तो जब अलग अलग लेंथ के हैं तो रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ पे भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी पेंडुलम की डिपेंड करती है। सो यहाँ पे दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, दोनों का फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे अगर डी वाइब्रेट कर रहा है तो उसके वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन मतलब यहाँ पे ये फोर्स्ड हो रहा है मूव करने के लिए, दीज आर नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगर सी की वजह से डी भी मूव होने लगा तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेट करेगा लेकिन उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ नहीं करेगा। अगर यहाँ पे बराबर लेंथ का होता तो सेम फ्रीक्वेंसी से ही तेज तेज वाइब्रेट करता। सो यहाँ पे अगला पार्ट पढ़ते हैं, इफ द लेंथ ऑफ डी, अब देखो वही चीज की बात करेगा यहाँ, इफ द लेंथ ऑफ डी इज मेड इक्वल टू सी, अगर हम डी वाले की लेंथ भी सी के इक्वल कर दें, धागे की लेंथ इक्वल कर दें, तब क्या होगा, देन व्हाट डिफरेंस विल यू नोटिस इन ऑसिलेशंस ऑफ डी, तब तुम्हें डी के ऑसिलेशंस में क्या फर्क दिखाई देगा, सेम वही चीज, रेजोनेंस होने लगेगा, जिसकी वजह से डी ज्यादा तेज तेज ऑसिलेट करने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सो डी विल स्टार्ट टू ऑसिलेट विद एन इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड, मींस यहाँ पे क्या होगा, डी का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा, तेजी से वो वाइब्रेट करेगा, ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करेगा, ये होगा यहाँ। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना, नेम ऑफ द फिनोमेना क्या है भाई, इसकी वजह से ये भी वाइब्रेट कर रहा था, फोर्स था, यहाँ पे धागे की लंबाई बढ़ा के बराबर कर दी, जब बराबर फ्रीक्वेंसी हो गई तो यहाँ पे जो फोर्स वाइब्रेशन है उनका नाम क्या हो जाएगा फिनोमेना का, ये हो जाएगा तुम्हारा रेजोनेंस, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो आई होप ये चीज क्लियर है। कहीं पे कोई डाउट हो नीचे कमेंट्स में लिखे बेशक पूछ सकते हो, कमेंट्स हमेशा खुले हैं तुम लोग के लिए। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये भी 2018 में 3 मार्क्स का पूछा गया है। सो यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला गया है, द डायग्राम अबव, यहाँ पे अबव था मैंने नीचे बना दिया है, यहाँ पे बेलो होगा। सो डायग्राम बेलो शोज अ वायर स्ट्रेच्ड ओवर अ सोनोमीटर। तो सोनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो एक तार को स्ट्रेच करके रखता है, और ये हमारा एक डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। इस चीज के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लकड़ी का देखो ऐसे एक पीस लिया गया है, यहाँ पे एक पुली है, तार इधर बंधा हुआ है और तार लाके ऐसे लटका दिया गया है एक वजन से, तो तार स्ट्रेच होगा कहीं ना कहीं, और इसी स्ट्रेच्ड वायर के ऊपर यहाँ पे रख दिया गया है एक कागज का टुकड़ा। ये जो रखा हुआ है दिस इज अ पेपर राइडर, पेपर राइडर कागज का टुकड़ा बस रखा है यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे है, सिंपल। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो नाउ स्टेम्स ऑफ 2 वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी आर टच टू द वुडन बॉक्स। तो यहाँ पे 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, इसको हम वुडन बॉक्स पे टच करा रहे हैं। आगे क्या है, सोनोमीटर। इट इज ऑब्जर्व दैट द पेपर राइडर, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर फोल्डेड एट द सेंटर present on the wire flies off when the stem of vibrating tuning fork B is touched to the wooden box, but the paper just vibrates when the stem of vibrating fork A is touched to the wooden box. So यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि जब हमने ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे टच किया
तो ये पेपर फ्लाई हो गया, उड़ गया एकदम यहाँ तार से, उड़ के चला गया कहीं और। लेकिन जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क ए को यहाँ टच किया तब ये सिर्फ वाइब्रेट किया, धीमे धीमे ऐसे वाइब्रेट करा, उड़ के नहीं गया कहीं। तो यहाँ पे बी का असर ज्यादा हुआ, इसने कहीं ना कहीं कागज को उड़ा दिया, डायरेक्टली नहीं उड़ाया, इसको हमने जब वुडन बॉक्स पे टच किया तो ये वाइब्रेशंस कुछ हुए और ये तेजी से उड़ गया। लेकिन ए के टच करने पे ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है इस चीज से कि कहीं ना कहीं बी वाले ट्यूनिंग फॉर्क का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो वायर के, जो स्ट्रेच्ड वायर है, इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया होगा, तभी तो इसने यहाँ पे इतना वाइब्रेशन क्रिएट किया कि यहाँ से तार से कागज ही उड़ के चला गया। तो इस स्ट्रेच्ड वायर का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया था ट्यूनिंग फॉर्क बी के साथ। लेकिन ये चीज ए वाले के साथ नहीं हुई। ए वाला ट्यूनिंग फॉर्क जब हम टच कर रहे हैं तो वायर सिर्फ इतना ही वाइब्रेट कर रहा है कि यहाँ पे ये हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन उड़ के नहीं गया कहीं। तो यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है स्ट्रेच्ड वायर के फ्रीक्वेंसी से। सो यहां से हमको ये समझ में आता है दैट इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है या सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी डज नॉट मैच, इस वाले ट्यूनिंग फॉर्क का डू नॉट मैच। तो इतना हमको क्लियर हो गया है अबव इंफॉर्मेशन पढ़ के। चलो आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। सो नाउ वी हैव टू टेल द फिनोमेना व्हेन द पेपर राइडर जस्ट वाइब्रेट। तो पेपर राइडर जस्ट जब वाइब्रेट कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है? ए की वजह से। तो ए को जब टच किया, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच तो की नहीं, तो हल्का हल्का वाइब्रेशन हुआ। तो ये कौन सा वाइब्रेशन है? नेम द फिनोमेना व्हेन द पेपर राइडर जस्ट वाइब्रेट। तो जस्ट वाइब्रेट होता है तुम्हारे फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में। भाई इसने इसको फोर्स किया तो फोर्स की वजह से हल्का हल्का वाइब्रेट होगा, लेकिन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से नहीं होगा। तो यहां पे इस केस में आ जाएगा हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशंस। दीज आर फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगला पार्ट हमसे बोला गया है नेम द फिनोमेना व्हेन द पेपर राइडर फ्लाइज ऑफ। तो जब पेपर राइडर फ्लाई ऑफ कर गया, यानी कि ज्यादा तेज वाइब्रेट किया तो उड़ गया। तो यानी कि ये किसकी वजह से हुआ था? इसकी वजह से। तो सेम फ्रीक्वेंसी, तभी यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से तार इतना वाइब्रेट किया कि कागज उड़ के चला गया। तो ये कौन सा फिनोमेना होगा? इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रेजोनेंस। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दैट विल बी रेजोनेंस। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। स्ट्रेच्ड वायर का सवाल है ये, सिंपल। नेक्स्ट इसके बाद why does the paper rider fly off when the stem of tuning fork B is touched to the box। तो जब हमने B को टच किया तो पेपर राइडर फ्लाई ऑफ क्यों हो गया? तो यहाँ पे तुमको पूरा फिनोमेना लिख देना है रेजोनेंस का। दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क B becomes equal to the natural frequency of the stretched wire, due to which the stretched wire starts to vibrate with the maximum amplitude and hence the paper rider flies away। So ये हो जाएगा सिंपल आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। सो इसके बाद एक और सवाल अभी करते हैं, एंड उस क्वेश्चन को करने से पहले एक हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो कि होता है एयर कॉलम का। बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बच्चों को नहीं क्लियर रहता है, एंड जिस स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था उसको भी इसी में डाउट था, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, एयर कॉलम बेसिकली हवा का कॉलम होता है। किसी भी बंद जगह पे अगर एयर कलेक्टेड है तो उसको हम एयर कॉलम बोलेंगे, चाहे एयर ऐसे ऐसे हो, चाहे एयर सपाट ऐसे फ्लैट हॉरिजॉन्टल हो। तो यहाँ पे कोई भी अगर हम पाइप लेते हैं तो उसके अंदर जितनी भी एयर होगी वो हमारी एयर कॉलम बना रही होगी, चाहे तुम पाइप सीधा रखो चाहे ऐसे रखो, उससे मायने नहीं रखता है ना। यहाँ पे दो तरह के पाइप होते हैं। एक ऐसा पाइप होता है जो दोनों साइड से ओपन होता है, और दूसरा एक ऐसा पाइप होता है जहां पे एक साइड हम बंद कर देते हैं, एक साइड ओपन रहेगा जहां से हम फूंक मारेंगे या हवा भेजेंगे अंदर, लेकिन एक साइड क्लोज्ड होगा। सो क्लोज्ड पाइप के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो एक बनाया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट ऐसे पाइप्स हैं, सबका अलग अलग लेंथ होगा। एक पाइप मान लो इतना है, इधर से बंद है, इधर से खुला है, इस तरफ से ओपन है। फिर दूसरा पाइप मान लो इतनी लेंथ का होगा, तीसरा पाइप इतनी लेंथ का होगा, एंड सो ऑन। हर पाइप का लेंथ अलग अलग होगा। तो इसके अंदर के एयर कॉलम की भी लेंथ अलग अलग होगी, एंड अलग अलग पाइप अलग अलग तरह की आवाजें निकालेंगे। सो यहाँ पे दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट मेनली होते हैं, एक ओपन पाइप इंस्ट्रूमेंट और एक क्लोज्ड पाइप इंस्ट्रूमेंट। क्लोज्ड का मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ से बंद होगा, एक साइड से बंद होगा। तो यहाँ पे फर्क क्या हो जाता है दोनों में, ध्यान रखना। इन एन ऑर्गन पाइप जो कि दोनों तरफ से ओपन है, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, बोथ साइड ओपन है, तो इस केस में डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 1:2:3। तो यहां पे तुमको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो बनेंगी यहाँ पे उनका रेशियो क्या होगा? 1:2:3। यानी कि सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अलाउ होंगी, यानी कि 1:2:3 के रेशियो में। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें पता लग जाए कि यहाँ पे रेजोनेंस मान लो हो रहा है 2 सेंटीमीटर एयर कॉलम के लिए, तो अगला रेजोनेंस किस वाले से होगा? ये होगा तुम्हारा इसके डबल के लिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर के लिए। फिर अगला रेजोनेंस कहां पे होगा? 3 इंटू कर दो, ये हो जाएगा 2 3 6 सेंटीमीटर के लिए, एंड सो ऑन। इस तरह तुम करते चले जाओगे, तुम्हें अलग अलग लेंथ्स मिलती जाएंगी कि कितने कितने लेंथ पे यहाँ रेजोनेंस क्रिएट होगा। ये चीज होती है ओपन पाइप के केस में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो केस होता है क्लोज्ड पाइप का, यहाँ पे एक साइड हम बंद कर देते हैं, क्लोज्ड एट वन एंड। तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर इन द रेशियो 1:3:5 का।
तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रेशियो ये हो जाता है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है। अगर ओपन पाइप है तो वहां जो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा वो होगा 1:2:3 का, एंड अगर हमारा क्लोज्ड पाइप है तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा 1:3:5 का। इतना आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी इसके ऊपर बेस्ड हम इस वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तुम्हारा इसी के ऊपर बेस्ड है, तो रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे है, इन फिगर A, B, C एंड D represent the test tubes each of height 20 cm which are filled with water up to heights। so यहाँ पे हमको दे रखा है that सभी टेस्ट ट्यूब का जो टोटल हाइट है वो कितना है, ऑल टेस्ट ट्यूब्स आर ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हाइट हमारी टोटल यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स की है। अब हर एक टेस्ट ट्यूब में हमने कितना कितना पानी भरा है, टेस्ट ट्यूब ए में हमने 12 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता चलूँ, सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, 12 लिख दिया मैंने यहाँ पे। सो 12 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भरा। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में इसमें हमने 14 सेंटीमीटर तक पानी भरा। थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में हमने 16 सेंटीमीटर तक पानी भरा, एंड जो लास्ट हमारा डी वाला टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने 18 सेंटीमीटर तक पानी भरा। मैं सेंटीमीटर हर एक में नहीं लिखा है। सो यहाँ पे अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, देखो हमें पानी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके ऊपर के एयर कॉलम से। यहाँ पे यही तुमको समझना है कि इस सवाल में यहाँ पानी तो नीचे भरा है लेकिन पानी नहीं वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट क्या कर रहा होगा, यहाँ पे ऊपर का एयर कॉलम जो हवा ऊपर है, तो उसको हमें निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जल्दी से हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में जो एयर कॉलम है उसको निकाल लेते हैं। सो यहाँ का एयर कॉलम कितना होगा, ये एयर कॉलम हो जाएगा, देखो टोटल लेंथ टेस्ट ट्यूब की थी 20 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे, और बाकी पानी कितने तक भरा है, 12 तक। सो यहाँ पे 20 - 12 कर लोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ का एयर कॉलम हो गया, किसका, ए वाले टेस्ट ट्यूब का। तो एयर कॉलम है ये, एक तरफ से बंद है, ये तुम्हारा क्लोज है इधर से, क्योंकि इधर पानी ही रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है क्लोज्ड पाइप वाला केस बन गया, क्लोज्ड एयर कॉलम। तो यहां से यहां तक का एयर कॉलम, क्लोज्ड एयर कॉलम तुमको कंसीडर करना है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, 20 - 14, ये एयर कॉलम कितना बना, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद यहां पे देखो 20 - 16, ये एयर कॉलम कितना बना, ये हमारा बन गया 4 सेंटीमीटर का, यहां से यहां तक, दिस इज ऑफ 4 सेंटीमीटर। और लास्ट यहां पे 20 - 18 करोगे, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का छोटा सा एयर कॉलम। तो हमसे क्या कहा गया है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, अगेन हमने फॉर्क लिया, ऐसे उसको हिट किया, बजने लगा जब वो, तब हम उसको डी वाले टेस्ट ट्यूब के पास लेके आए। इफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब डी, अ लाउड साउंड इज हर्ड। तो यही कह रहा है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और इसको कस के हिट करके जब बजने लगा, ये वाइब्रेट करने लगा, तब हम इसको डी वाले टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आए। होगा क्या, इसकी वजह से यहाँ का एयर कॉलम भी वाइब्रेट करने लगेगा। एंड हमसे बताया गया है यहाँ पे दैट वी हर्ड अ लाउड साउंड। लाउड साउंड कब हियर होगा, जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तभी यहाँ का एयर कॉलम तेजी से वाइब्रेट होगा एंड तभी हमें लाउड साउंड सुनाई देगा। तो डी के केस में यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ क्रिएट हो रहा है रेजोनेंस। क्यों, बिकॉज जो यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क है इसका फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम के फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया है। ये चीज हमें यहां समझनी है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे हमसे यहाँ पूछा गया है, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशंस विद द टेस्ट ट्यूब्स A, B एंड C। तो यहाँ A, B और C में क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा, ये पूछा गया है। When the vibrating tuning fork is placed over the mouth of each of these test tube, जब हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, तब इन 3 टेस्ट ट्यूब में क्या देखने को मिलेगा। तो इसको समझने के लिए तुम्हें वही एयर कॉलम का कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे ये जो तीनों टेस्ट ट्यूब हैं ये तुम्हारे क्लोज्ड पाइप है, एक तरह से क्लोज्ड पाइप, और क्लोज्ड पाइप के अंदर क्या होगा, क्लोज्ड एयर कॉलम होगा। तो क्लोज्ड एयर कॉलम के केस में मैंने फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या बताया था, कितने कितने रेशियो पे यहाँ फ्रीक्वेंसीज बनती हैं, 1:3:5। यहाँ पे तुम्हारे नोट्स बनते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा रेशियो 1:3:5 का, ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसीज का रेशियो। मतलब इतने इतने फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। सो एक रेजोनेंस अगर तुम्हें 2 सेंटीमीटर की लेंथ पे मिले, यहाँ पे लेंथ का हम रेशियो निकाल सकते हैं, बिकॉज लेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। सो कहीं ना कहीं लेंथ का भी तुम रेशियो निकाल सकते हो, सेम वैसे ही काम करेगा यहाँ पे। तो अगर 2 सेंटीमीटर वाले टेस्ट ट्यूब पे तुमको रेजोनेंस मिल रहा था, तो अगला रेजोनेंस कहाँ पे मिल रहा होगा, अगले रेजोनेंस के लिए यहाँ पे रेशियो से निकाल लो। तो अगर एक रेजोनेंस तुमको 2 सेंटीमीटर वाले एयर कॉलम पे मिल रहा है, तो अगला तुमको रेजोनेंस कहाँ मिलेगा, इस रेशियो में चलो 1:3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ मिलेगा, अगला रेजोनेंस तुमको मिलेगा 6 सेंटीमीटर पे। फिर अगला रेजोनेंस कहाँ मिलेगा, अगला रेजोनेंस तुमको मिलेगा 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 सेंटीमीटर के एयर कॉलम पे। तो यहाँ देखो कौन से केस में तुमको रेजोनेंस मिलेगा, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एयर कॉलम कहाँ पे है,
बी वाले टेस्ट ट्यूब पे है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी होगा वो कहीं ना कहीं रेशियो में मैच कर रहा होगा 1:3 में। तो यहाँ पे बी वाले टेस्ट ट्यूब में हमको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। सो वही चीज है, यहाँ पे हमें क्या बताना होगा, दैट ऑब्जर्वेशन हमारा कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे दैट ए और सी में, यहाँ ए और सी में हमको कोई यहाँ पे लाउड साउंड नहीं सुनाई देगा, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा ए और सी में, बिकॉज इनका अलग अलग एयर कॉलम का लेंथ है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन ये होगा दैट नो साउंड इज हर्ड इन टेस्ट ट्यूब ए एंड सी। तो ए और सी में हमें कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगा, लेकिन जो बी वाला टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे हमको लाउड साउंड सुनाई देगा, बट लाउड साउंड इज हर्ड इन टेस्ट ट्यूब बी। बी वाले टेस्ट ट्यूब में हमें लाउड साउंड सुनाई देगा, बिकॉज यहाँ पे एयर कॉलम तुम्हारा इस पर्टिकुलर रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। चल नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं बी पार्ट, गिव द रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो हर एक टेस्ट ट्यूब में ऑब्जर्वेशन हमारा क्या रहेगा, दैट बी वाला जो है, बी वाले केस में रेजोनेंस हो रहा है, और जो ए और सी वाले केस हैं यहाँ पे तुम्हें कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज है, तो बी के केस में हमको यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी के केस में हमको क्या देखने को मिला, रेजोनेंस, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई दिया। और यहाँ पे ए और सी में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन उतने वाइब्रेशन से हमें कोई ऑडिबल साउंड सुनाई नहीं देगा, सिर्फ बी के केस में साउंड आएगा। नेक्स्ट अगला यहाँ पे है, स्टेट द प्रिंसिपल इलस्ट्रेटेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल इलस्ट्रेट किया जा रहा है, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा तुम्हारा रेजोनेंस। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। तो आई होप जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में तुम लोग को बताई है तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एंड ये वाला इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है जो कि तुम्हारी बुक में प्रोवाइड है, चाहो तो इसको तुम यहाँ से रीड कर सकते हो। नाउ अगर तुम लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो तुम लोग ये वाला होमवर्क क्वेश्चन भी समझ के कर लोगे अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग रीड करना एंड इसको टाइम देना, एंड इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। अगर तुम लोग कमेंट्स में आंसर करोगे तो मुझे भी पता लगेगा दैट तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से अभी समझ में आ गया है, एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन होगा दैट तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। सो आई होप इस वीडियो में तुम्हें जितनी बातें बताई तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड ये जो टॉपिक है रेजोनेंस ये तुम्हें अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर इस चैनल पे नए हो एंड ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन को प्रेस करके साथ में ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। सो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।